क्या सुबह उठते ही आप परेशान रहते हैं कि मार्केट क्या खुलने वाला है, कैसे होने वाला है, किस स्टॉक में न्यूज है? तो परेशानी दूर कर दीजिए। टेलीग्राम में सुबह में 8 साढ़े 8 बजे एक एक्सक्लूसिव वीडियो जाएगी 60 सेकंड की, जो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगी। मार्केट क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा, किस स्टॉक में न्यूज है, किस स्टॉक में न्यूज नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मौका जाने मत दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? आज लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसे इन्वेस्टर की स्टोरी जिन्होंने लगातार 20 सालों तक 66% का रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पर कमाया है। यानी 1988 में अगर किसी ने इनके फंड में $1 लगाया होता तो उसे करीब $27,000 मिलते। वहीं पर जबकि बर्कशायर हैथवे में वो रिटर्न सिर्फ $107 का होता। यानी वॉरेन बफेट सर को भी पीछे नहीं, बहुत पीछे। आपने शायद नाम का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि मैं किन की बात करने जा रहा हूं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 21वें रिचेस्ट पर्सन और इन्वेस्टर जिम सिमोंस की, जिनके बचपन गरीबी में बीता है, लेकिन अपने यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के चलते आज बन गए हैं दुनिया के वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टर। इनकी स्टोरी का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर, जिन्होंने ऑन एन एवरेज 21% का कंपाउंडेड रिटर्न पाया है, लेकिन फिर भी ये जिम सिमोंस से ज्यादा पैसे वाले कैसे? ये राज भी आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। साथ ही बोनस के तौर पर वीडियो के एंड में मैं आपको जिम सिमोंस के उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में भी बताऊंगा जिसका यूज करके इन्होंने सालाना एवरेज 66% का रिटर्न पाया है। और मजे की चीज, ये इनका 40 सालों तक स्टॉक मार्केट से कोई वास्ता नहीं था। यानी एक ऐसी अनसुनी अविश्वसनीय कहानी जिसको सुन के बहुत आने वाला है मजा। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंसान की बेहतरीन स्टोरी। तो इनका जन्म 25 अप्रैल 1938 को एक अमेरिकी यहूदी परिवार में हुआ था। ये बचपन में एक शॉप में काम करते थे, लेकिन कई बार वो भूल जाते थे कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, जिसके कारण इनका डिमोशन होता था। स्वीपर तक का काम करना पड़ता था, यानी साफ सफाई का। वो काम भी अच्छे तरीके से करते थे। जैसे जैसे बचपन कट रहा था, वो एक चीज थी जो इनके अंदर एक इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं अंदर की ललक, वो था मैथमेटिक्स का दीवानापन। वो आगे मैथ पढ़ना चाहते थे। टाइम के साथ साथ इन्होंने अपनी पैशन को फॉलो किया और 1958 में गणित में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। 1968 में कैलिफोर्निया से गणित में पीएचडी किया। 23 साल की उम्र में MIT से स्नातक होने के बाद सिमोंस ने मोटर स्कूटर पर बॉस्टन से बोगोटा, कोलंबिया की यात्रा की। कई सालों तक ये MIT और हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में मैथ भी पढ़ाए। लगभग 40 साल की उम्र तक ये सब चलता रहा। यानी 40 साल तक इनका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं था, नोट किया जाए। इनका इंटरेस्ट उसके बाद आया। अब उन्होंने खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू करने के बारे में सोचा। 1978 से उन्होंने इस फील्ड पर फोकस करना शुरू किया और मोनेमेट्रिक्स बनाई, जो एक हेज फंड थी। 2 वर्ड से बना है, मनी और इकोनोमेट्रिक्स। ये 2 वर्ड उनकी ट्रेडिंग के फाउंडेशन है। उस वक्त क्वांट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अनजान था। तब इन्वेस्टर अपने इंस्टीट्यूशन और अपने अलग अलग मेथड से इन्वेस्ट करते थे, यानी तुक्काबाजी। किसी भी इन्वेस्टर के पास एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी। शुरुआत में सिमोंस श्योर नहीं थे कि आखिर वो स्टार्ट कहां से करें जो सब लोगों को दिक्कत आती है। उन्हें बस ये मालूम था कि करेंसी मार्केट एकदम फ्री और ओपन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जो आप सबको भी लगता है। इस प्लान पर डीप वर्किंग करने के लिए इन्होंने लियोनार्ड को चुना। अब आप कहोगे ये कौन है? तो ये इनके पुराने दोस्त थे जो कॉलेज में पढ़ते थे, और ये भी मैथ के माहिर प्लेयर थे। सिमोंस को लियोनार्ड को कन्विंस करना था अपनी वर्ल्ड की फर्स्ट अनप्रूव्ड और रेडिकल अप्रोच चूज करने के लिए।
जिसमें लियोनार्ड को अपना पूरा कैरियर रिस्क पर लगाना पड़ता, क्योंकि लियोनार्ड का भी स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। यह है दूसरा मास्टर स्ट्रोक, नोट किया जाए। जिम ने लियोनार्ड को कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ एक दिन मोनेमेट्रिक्स के ऑफिस में स्पेंड करना चाहेंगे। अब जिम ने लियोनार्ड को बताया कि उन्हें एक ट्रेडिंग सेटअप करना है और उसमें उनकी हेल्प चाहिए, जो करेंसीज को स्पेकुलेट करता। लियोनार्ड को इस इनविटेशन पर हंसी आ गई, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं थी और उन्हें इन्वेस्टमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। यहां तक कि उनकी अपनी फैमिली के कागजात उनकी वाइफ संभालती थी। आप इसी से समझ जाइए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, और सिर्फ आप लोगों की कहानी है। लेकिन फिर भी लियोनार्ड जिम को अपना पुराना दोस्त मानते हुए उन्हें असिस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम देने को मान गए। उन्होंने जिम के साथ हफ्ते में एक बार काम करना शुरू किया। 1979 तक लियोनार्ड तब 48 ईयर के हो चुके थे और वो ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि वो अपना पूरा एकेडमिक कैरियर को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये है स्टॉक मार्केट का नशा। तो जैसा कि जिम ने आशा थी, इसी तरीके उनको अपना फर्स्ट हायर मिल गया, क्योंकि जिम को उम्मीद थी कि भैया यही होने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नशा जैसे उनको खींचा किसी और को भी खींच सकता है, क्योंकि जिम का कोई लेना देना नहीं था। अब वो न्यूयॉर्क में बाकी इन्वेस्टर और टेक कंपनी से इंटरेक्ट करने लग गए। लियोनार्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले करेंसी मार्केट संभालने लग गए। लियोनार्ड की अपनी इंस्टीट्यूशन और इंस्टिक्ट से इन्वेस्टमेंट करते थे और उन्हें क्वांटिटेटिव स्टाइल वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। लियोनार्ड की स्ट्रेटजी ये थी कि वो काफ़ी टाइम तक अपने इन्वेस्टमेंट पे बैठे रहते थे, जब तक वो ऊपर ना चला जाए। ये करने के लिए बहुत गट्स चाहिए होता है, जो कि उनके पास था। जहां तक कई इन्वेस्टर टूट जाते हैं, लियोनार्ड अपने इन्वेस्टमेंट पर भरोसा रखते थे और एंड टाइम तक होल्ड करते थे। और जुलाई 1979 से लेकर मार्च 1982 तक लियोनार्ड ने $43 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन उनकी इस स्ट्रेटजी ने उन्हें सडन लॉस फेस कराया जब लियोनार्ड की इन्वेस्टमेंट को 40% का लॉस हुआ। तो इसका जिम के कॉन्ट्रैक्ट पर भी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि साथ काम था, जिसमें जिम को अपने सारे लियोनार्ड के होल्डिंग बेचने पड़े, उनसे ट्रेडिंग एफिलिएशन भी तोड़ना पड़ा। लियोनार्ड से फ्रेंडशिप पर लॉस का भारी असर पड़ा। लियोनार्ड के 1984 के लॉस से जिम के ऊपर काफ़ी मेंटल प्रेशर आ गया था। वो अब ट्रेडिंग को लेकर कंफ्यूज थे। यहां तक वो सोचने लग गए कि उन्हें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए और अपने टेक बिजनेस के एक्सपेंशन पे फोकस करना चाहिए। सिमॉन्स ने अपने क्लाइंट को पैसे वापस विड्रॉल करने की भी अपॉर्चुनिटी दे दी। ज़्यादातर क्लाइंट ने जिम सिमॉन्स पर भरोसा रखा, लेकिन फिर भी जिम सेल्फ डाउट में थे, क्योंकि ये झटका उन्हें अंदर तक हिला चुका था। सिमॉन्स को एक अलग अप्रोच देखनी थी, एक नई दुनिया। वो प्राइसिंग डेटा कलेक्ट करने लग गए, ऐसे एल्गोरिथम बनाने में लग गए जो मार्केट की नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर सकता हो, और ऐसे ट्रेडिंग मॉडल बिल्ड करने में लग गए जो अपने आप सब कैलकुलेशन करके एनालाइज करे, एक कैलकुलेटर की तरह एग्जैक्ट रिजल्ट दे। ये करने के लिए कई साल लग गए, लेकिन जिम ने फाइनली एक इन्वेस्टिंग फॉर्मूला डिस्कवर किया जो फाइनेंशियल मार्केट को बेस्ट रिजल्ट देने पर मजबूर कर सके। जितनी मेहनत से इस फॉर्मूला को बनाया गया, उतना ही मेहनत था इस फॉर्मूला को सीक्रेट रखना। 3 साल बाद सिमॉन्स ने मोनोमेट्रिक्स का नाम चेंज करके रेनेसा टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन रखा, जो एक प्योर साइंटिफिक अप्रोच को लिवरेज कर रही थी, ताकि वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर को अवॉइड कर सके जो उन्होंने इससे पहले एक्सपीरियंस किया था। दिसंबर 2018 तक सिमॉन्स ने 30 साल से ज़्यादा स्पेंड किया था एक न्यू वे ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए। वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन लेकर आए थे, जो कि ट्रेडिंग क्वांटिटेटिव अप्रोच थी। तब तक हर कोई इट सीम्स फाइनेंशियल बिजनेस में रेनेसा वे में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक बाकी इंडस्ट्री और बिजनेस सिमॉन्स की मशीन लर्निंग टेक्निक को पसंद कर रही थी। अमेजॉन, टेंसेंट, नेटफ्लिक्स और बाकी कंपनी जो इस डायनामिक एवर चेंजिंग मार्केट मॉड्यूल पर काम कर रही थी, वो मार्केट में सबसे ऊपर की पोजीशन रख रही थी। ये सारी कंपनी का एक फॉर्मूला, जितना डेटा मशीन में पुट करेंगे उतना ज़्यादा स्मार्ट वो मशीन बनेगी। यानी जिम सिमॉन्स ने प्रिडिक्ट किया था जब उन्होंने क्वांट ट्रेडिंग बनाई थी। आज के टाइम में ये कॉरपोरेशन कुछ $55 बिलियन मैनेज करती है।
1988 से मेडेलियन फंड ने एवरेज एनुअल रिटर्न 66% निकाला था बिना इन्वेस्टर फी के। फिर अपनी भारी इन्वेस्टर फी के बाद उनकी ट्रेडिंग गेन $100 बिलियन से भी ज्यादा हो गई थी। आज तक इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के इतिहास में इतने क्लोज कोई भी ट्रेडर नहीं आया है जो यहां पहुंच गए। वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरस, पीटर लिंच, स्टीव कोहेन और रे डालियो, ये सब पीछे छूट गए इनके सामने। जी हाँ, जिम सिमोंस की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने 30 सालों से ज्यादा एनुअली 66% से रिटर्न दिया, जो कि 1988 से 2018 तक था, जिसकी वजह से वो अमेरिका के सबसे वेल्दीएस्ट हेज फंड मैनेजर बने। इतने हाई रिटर्न के चलते इनके फंड डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई और अमाउंट भी इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई कि 1994-95 से कंपनी ने बाहर के इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया और सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय और जान पहचान के जो लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को रखी। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस अनदर लेवल पे कहानी हुई। जिम सिमोंस ने ये सब कैसे अचीव किया, तो उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द मैन हु सोल्ड द मार्केट। जी हाँ, जिम सिमोंस ने अपनी अप्रोच से सारी स्टॉक मार्केट को एक कॉम्प्लेक्स मैथ क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर दिया था, अलग अलग फॉर्मूला से, जो जिम और उनकी फ्लैगशिप मेडेलियन फंड ने अचीव किया है। वो कोई आसान 2+2 फॉर्मूला नहीं है। उन्होंने काफ़ी इंटेलिजेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट मेजर चूज किया है जो इन स्ट्रेटजी में आता है। तो पहला है पायोनियर क्वांट ट्रेडिंग। इन्होंने किसी भी ट्रेड को एंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस से डिसाइड किया और इसी पर ही विश्वास करते। इस तरह की ट्रेडिंग वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेडिंग टेक्निक थी जो सिर्फ स्टैटिक और एल्गोरिथम और मैथमेटिक्स पर बेस्ड थी। ये जो फंड 1988 में लॉन्च हुआ था वो एक ट्रेंड फॉलोइंग फंड और क्वांट फंड का ब्लेंड था और सिमोंस ने इस फंड को रीलॉन्च किया था 1990 में, जिसका टोटल फोकस क्वांट साइड पर था और इन्होंने फर्स्ट ईयर में 56% अर्न किया। दूसरा है यूनिक कैपिटल मैनेजमेंट अप्रोच। इनकी अप्रोच की एक रिक्वायरमेंट होती है कि उनके ट्रेड लिमिटेड और स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में पे ऑफ हो जाए। साथ ही जो इनका ट्रेडिंग मॉडल है वो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। तीसरा है ट्रेंड सेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की पायोनियर थी इनकी कंपनी। यहां पर मेडेलियन फंड के सक्सेस के पीछे का दूसरा रीजन यह है कि इसको रिप्लिकेट करना काफी मुश्किल, क्योंकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हाई प्रिसीजन ऑपरेशन के साथ ऑपरेट होते थे। इनके कॉन्सेप्ट में एटॉमिक क्लॉक और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाई प्रिसीजन टाइम इंस्ट्रूमेंट यूज होती थी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग मॉडल। जिम सिमोंस की टीम एक फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप की जो एक ट्रेडर को एडप्ट और एग्जीक्यूट करता था। हर एक एसेट कार्ड क्लास के लिए एक अलग मॉडल के बजाय रेनेसे टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा मॉडल सारा एसेट क्लास के लिए डिसाइड किया था। ये सिंगल मॉडल से बड़ी डेटा सेट और मॉडल कोरिलेशन सारा डेटा के लिए लिवरेज होता था। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी सारी टेक्नोलॉजी को प्रॉपर वे में ब्लेंड किया गया था। और लास्टली जिम की खुद की एक हाईली स्पेशलाइज्ड टीम जो टेक्नोलॉजी से लैस थी इस सुपर सक्सेस के पीछे, जिसको सुपर इफिशिएंट तरीके से सीक्रेट रखकर काम किया जा रहा था और ये सारी पाथ ब्रेकिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करती थी। सिमोंस का कहना है कि वो बिजनेस स्कूल से लोगों को हायर नहीं करते हैं, ना ही वो लोगों को वॉल स्ट्रीट से हायर करते हैं। वो उन लोगों को हायर करते हैं जिन्होंने अच्छी साइंस सीखी हो। सिमोंस ने प्रोग्रामर्स, क्रिप्टोग्राफर्स और साइंटिस्ट को हायर किया जो फाइनेंशियल डेटा को गैदर करते हैं और ग्लोबल मार्केट को प्रिडिक्ट और ट्रेड करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉडल का यूज करते हैं। बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ये टीम मेंबर स्टॉक मार्केट की फाइनेंशियल डेटा को एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिफिक डेटा कंसिडर करते थे और वहां पर जो इनके की मेंबर थे वो टैलेंटेड साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे जिनका स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं था। इससे सोच बदली, अप्रोच बदला और वो जो एक स्टॉक मार्केट के लोगों के अंदर डर होता है ना, वो तो था ही नहीं।
इससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि आप किसी भी फील्ड के मास्टर बन सकते हो, बशर्ते आपके अंदर एक जुनून, पागलपन, दीवानगी होनी चाहिए। तो कैसी लगी जिम सिमोंस की स्टोरी, क्या सीखने को मिला आपको, और कौन से ऐसे ट्रेडर हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक कमेंट शेयर करके भैया प्यार दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को लाने में। थैंक यू सो मच।